स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल शिक्षा दर्पण पर। आज का हमारा टॉपिक है मुग़ल काल। मुग़ल काल में हम देखेंगे 1526 से लेकर 1857 तक की घटनाएं क्या क्या मुग़ल काल में हुई थी। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो मुग़ल काल में हम देखेंगे कि मुग़ल साम्राज्य जो है 1526 से लेकर 1857 ईस्वी तक चला था, जिसको हम दो भागों में बांटकर पढ़ते हैं। पहला हमारा मुग़ल काल, पहला जो हमारा है ये है मुग़ल काल। पूर्व मुग़ल काल हमारा 1526 से लेकर 1707 ईस्वी तक था। उसके बाद आता है उत्तर मुग़ल काल। उत्तर मुग़ल काल हमारा 1707 ईस्वी से 1857 ईस्वी तक चला था। तो हम पूर्व मुग़ल काल में हम बाबर का अध्ययन करते हैं, हुमायूं का अध्ययन करते हैं, अकबर का, जहांगीर का, शाहजहाँ का और औरंगजेब का। इन सब का अध्ययन हम पूर्व मुग़ल काल में करते हैं। और उत्तर मुग़ल काल में हम बहादुर शाह फर्स्ट से लेकर के हम अंतिम मुग़ल बादशाह बहादुर शाह जफ़र तक का अध्ययन हम करते हैं। तो चलिए आज का हमारा टॉपिक रहेगा बाबर। आज हम बाबर के बारे में अध्ययन करेंगे। बाबर का सामान्य परिचय। सबसे पहले हम देखेंगे बाबर का जन्म कब हुआ था। तो बाबर का जो जन्म था वो 14 फरवरी 1483 ईस्वी में 1483 ईस्वी में हुआ था। तो इसका जन्म स्थान था फरगना। फरगना जो है आज के उज़्बेकिस्तान में पड़ता है, उज़्बेकिस्तान में। तो बाबर जो था वो फरगना का निवासी था। इसके पिता का नाम उमर शेख मिर्ज़ा था। पिता का नाम उमर शेख मिर्ज़ा था और माता का नाम कुनलुग निगार बेग था। कुनलुग निगार बेग था। पिता उमर शेख मिर्ज़ा और माता कुनलुग निगार बेग। इसका जो पिता था वो तैमूर का वंशज था। पिता तैमूर का वंशज था और माता जो थी वो मंगोलों की वंशज थी। मतलब बाबर के जो दादा थे वो तैमूर थे और बाबर के जो नाना नानी थे वो मंगोल थे, मंगोलों की वंशज। आइए हम देखेंगे बाबर के बारे में कुछ महत्वपूर्ण अभियान जो उसने भारत पर आक्रमण करने से पहले किए थे। तो पहला हम देखेंगे 1493 से 1494 ईस्वी तक के इसके कुछ महत्वपूर्ण अभियान। तो बाबर जब 11 वर्ष की आयु में था तो उसके पिता की मृत्यु हो गई। तो उसकी दादी की मदद से फरगना का शासक बना। किसकी मदद से? दादी की मदद से फरगना का शासक बना। कब बना? 1493 से 1494 ईस्वी में। और इसने अपने वंश का नाम चगतई तुर्क वंश रखा। कौन सा वंश रखा? चगतई तुर्क वंश। ये जो है क्वेश्चन पेपर में आते हैं कि बाबर जो है किस वंश की स्थापना किया था भारत के बाहर। तो चगतई तुर्क वंश की स्थापना किया था। अब हम देखेंगे बाबर से संबंधित 1501 की घटना। तो 1501 ईस्वी में बाबर ने तुर्की के समरकंद पर अधिकार कर लिया। बाबर तुर्की के समरकंद पर अधिकार कर लिया। उस समय तुर्की जो था वो तैमूर की राजधानी हुआ करती थी। लेकिन यहाँ पे सिर्फ 8 महीने तक ही शासन कर पाया। 8 महीने तक ही शासन कर पाया क्योंकि उज़्बेक शासक खैबानी खान ने समरकंद से इसे पराजित करके बाहर निकाल दिया। क्योंकि उज़्बेक शासक खैबानी खान ने इसे पराजित कर भगा दिया।
किसे भगा दिया? बाबर को भगा दिया। इतिहास में जो ये 1500 की घटना है, इसको कहते हैं सर ए हिंद की घटना या सर ए पुल की घटना। ये सर ए पुल का युद्ध कहलाता है। इतिहास में यह घटना सर ए पुल के नाम से जाना जाता है। अब आइए हम देखेंगे बाबर के संबंध में 1504 की घटना। तो 1504 ईस्वी में जो बाबर जो है यहाँ से समरकंद से वहाँ से भगा दिया गया। तो 1504 ईस्वी में बाबर काबुल पहुँचा। काबुल पहुँचा और यहाँ पर वह राज करने लगा। यहाँ पर शासन शुरू किया। अब हम देखेंगे बाबर के संबंध में 1507 की घटना है। तो 1507 ईस्वी में काबुल में बाबर ने बादशाह की उपाधि धारण की। यहाँ पर काबुल में बादशाह की उपाधि धारण किया। क्वेश्चन आता है कि बाबर ने बादशाह की उपाधि कब धारण किया था? तो बाबर ने बादशाह की जो उपाधि थी वो 1507 ईस्वी में धारण किया था। कहाँ पे धारण किया था? काबुल में जो है वह बादशाह की उपाधि धारण किया था। अब आइए हम आगे देखेंगे इसके बारे में। और बाबर का भारत पर आक्रमण, ये सब जो घटनाएं थी वो भारत पर आक्रमण करने से पहले की थी। आइए हम देखेंगे कि बाबर का भारत पर कब आक्रमण हुआ था। तो पहला आक्रमण जो था बाबर का भारत पर पहला आक्रमण 1519 में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? बाजौर या भेड़ागढ़ पर। बाजौर या भेड़ागढ़ पर पहला आक्रमण जो बाबर का भारत में 1519 ईस्वी में माना जाता है। यह आक्रमण बाजौर या भेड़ागढ़ पर हुआ था। और इस युद्ध में पहली बार बाबर ने बारूद का प्रयोग किया। क्वेश्चन आता है कि बाबर ने किस युद्ध में पहली बार बारूद का प्रयोग किया था? तो हमारा उत्तर रहेगा 1519 ईस्वी में बाजौर या भेड़ागढ़ के युद्ध पर। बाजौर या भेड़ागढ़ के युद्ध में जो है पहली बार बारूद का प्रयोग बाबर ने किया था। और भारत पर पहला आक्रमण बाबर ने 1519 ईस्वी में किया था। ये बहुत ही महत्वपूर्ण लाइन है। आगे देखेंगे 1520 की घटना। 1520 ईस्वी में बाबर ने सियालकोट पर अधिकार किया। क्वेश्चन आता है कि सियालकोट पर अधिकार कब किया? 1520 ईस्वी में। आगे हम देखेंगे 1522 और 23 की घटना। तो 1522 और 23 में कहीं कहीं 22 दिया रहता है, कहीं कहीं 1523 दिया रहता है। तो पेशावर पर अधिकार कर लिया। जब वह पेशावर पर अधिकार कर लिया तो उस समय दिल्ली सल्तनत पर इब्राहिम लोदी का शासन था। दिल्ली सल्तनत का शासक इब्राहिम लोदी था। ये जो है दिल्ली सल्तनत का शासक था इब्राहिम लोदी। तो इब्राहिम लोदी का जो है उसके गवर्नर दौलत खां लोदी से विवाद हो गया। तो दौलत खां लोदी ने बाबर के पास निमंत्रण भेजा कि आइए आप दिल्ली सल्तनत पर आक्रमण कीजिए। तो जब दौलत खां लोदी ने निमंत्रण भेजा तो उसी समय एक और शासक थे मेवाड़ के, राणा सांगा ने भी निमंत्रण भेजा। तो क्वेश्चन आता है कि बाबर को दिल्ली सल्तनत पर आक्रमण करने के लिए किसने निमंत्रण भेजा? तो दौलत खां लोदी। ये जो है पंजाब का गवर्नर था। और दूसरा भेजा राणा सांगा ने। दूसरा निमंत्रण भेजा था राणा सांगा ने।
तो यही जो है मेन इसी में है। क्वेश्चन आता है कि दिल्ली सल्तनत पर आक्रमण करने के लिए बाबर के पास निमंत्रण किसने भेजा? तो दौलत खां लोधी और राणा सांगा ने। तो जब दौलत खां लोधी और राणा सांगा ने निमंत्रण भेजा तो बाबर ने दिल्ली सल्तनत पर पहला आक्रमण किया। दिल्ली सल्तनत पर पहला आक्रमण 1526 ईस्वी में किया, जिसे हम पानीपत का प्रथम युद्ध कहते हैं। तो अगर क्वेश्चन आएगा कि भारत पर पहला आक्रमण, तो भारत पर पहला आक्रमण 1519 में, लेकिन दिल्ली पर पहला आक्रमण, दिल्ली सल्तनत पर पहला आक्रमण पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 ईस्वी में। आइए हम देखेंगे 1526 का पानीपत का प्रथम युद्ध। तो पानीपत का जो प्रथम युद्ध था ये बाबर वर्सेस इब्राहिम लोदी, बाबर और इब्राहिम लोदी के मध्य हुआ था। इस युद्ध में बाबर ने पहली बार तुलगुमा युद्ध नीति जो है ये उज्बेकिस्तान की एक युद्ध नीति है, इसका पहली बार प्रयोग किया। भारत में पहली बार प्रयोग किया, यह एक युद्ध नीति है। और तुलगुमा युद्ध नीति में इसने तोपों को उस्मानी विधि से लगाया। तोप लगाने की एक विधि है, तोप लगाने की विधि है। इसमें बैलगाड़ी पर तोप रखा जाता था। उस्मानी विधि में क्या होता था? उस्मानी विधि में यह एक तोप लगाने की विधि है। इसमें बैलगाड़ी पर तोपों को रखा जाता था। कहाँ रखा जाता था? बैलगाड़ी पर। और तुलगुमा क्या है? यह एक युद्ध नीति है, यह उज्बेकिस्तान की युद्ध नीति है। और भारत में पहली बार अगर प्रयोग हुआ था वह पानीपत के प्रथम युद्ध में इसका प्रयोग हुआ था। अब इस युद्ध में बाबर के दो बहुत ही फेमस तोपची थे। एक का नाम है उस्ताद अली, एक तोपची ये हो गए, और दूसरे हो गए हमारे मुस्तफ़ा खान। अब इस युद्ध का क्या परिणाम रहा? इस युद्ध में जो है बाबर की जीत हुई। और जीत होने के बाद इसने काबुल वासियों में सिक्का बंटवाया। जीत के बाद काबुल वासियों में एक एक सिक्का बंटवाया। अब काबुल वासियों को सिक्का बंटवाया, अब कांधार में भी सिक्का बंटवाया। तो काबुल वासियों को जो सिक्का बंटवाया था वह था शाहरुख सिक्का। और जो कांधार वासियों को जो सिक्का बंटवाया था वह था बाबरी सिक्का। और दोनों ही सिक्का जो थे वो चांदी की थे। तो क्वेश्चन आता है कि पानीपत के युद्ध के बाद, जीत के बाद बाबर ने काबुल वासियों को कौन सा सिक्का बंटवाया? तो काबुल वासियों में शाहरुख सिक्का और कांधार वासियों में बाबरी सिक्का बंटवाया। दोनों सिक्के चांदी के बने हुए थे। अब इस युद्ध के जीत के बाद काबुल वासियों द्वारा इसे कलंदर की उपाधि दी गई। कौन सी उपाधि दी गई? कलंदर की उपाधि। किसके द्वारा दी गई? काबुल वासियों द्वारा कलंदर की उपाधि दी गई। अब इसने, यह तो पानीपत का युद्ध था। अब आगे का युद्ध है खानवा का युद्ध। खानवा का जो युद्ध था वो बाबर और राणा सांगा के मध्य हुआ था। कब हुआ था? मार्च 1927 में। किसके मध्य हुआ था? बाबर और राणा सांगा के मध्य। और इस युद्ध में राणा सांगा का साथ दिया था मेदिनी राय और महमूद लोदी।
इन दोनों ने खानवा के युद्ध में राणा सांगा का साथ दिया था। और इस युद्ध में राणा सांगा के साथ मालवा के शासक जो ये थे मेदिनी राय, ये थे मालवा के शासक। ये मालवा के शासक थे और ये बंगाल के शासक थे। बंगाल के शासक थे ये। हम देखेंगे इस युद्ध में आगे क्या हुआ। इस युद्ध में पहली बार बाबर द्वारा जिहाद का नारा दिया गया। जिहाद का नारा दिया गया। क्वेश्चन आता है, पहली बार जिहाद का नारा बाबर ने किस युद्ध में दिया था? जिहाद का नारा पहली बार बाबर ने खानवा के युद्ध में दिया था। कौन से युद्ध में? खानवा के युद्ध में जिहाद का नारा दिए थे। बहुत ही महत्वपूर्ण लाइन है। और इस युद्ध में जीत के बाद बाबर ने गाजी की उपाधि धारण की। बाबर ने गाजी उपाधि धारण की। और इस जीत की खुशी में मुसलमानों पर लगने वाला तमगा कर, मुसलमानों पर लगने वाला तमगा कर समाप्त कर दिया। किस युद्ध के बाद मुसलमानों पर लगने वाला तमगा कर समाप्त कर दिया? तो खानवा के युद्ध के बाद। खानवा के युद्ध के बाद मुसलमानों पर लगने वाला तमगा कर समाप्त कर दिया। खानवा के युद्ध की जीत के बाद गाजी की उपाधि धारण की। और खानवा के युद्ध को जीतने के लिए बाबर ने सर्वप्रथम जिहाद का नारा दिया था। युद्ध का परिणाम तो पता ही आपको कि जो है बाबर विजयी हुआ और राणा सांगा की बुरी तरह हार हो गई। कौन सी उपाधि धारण की थी बाबर ने? उपाधि धारण की थी गाजी की। गाजी की उपाधि धारण किया था। तो खानवा का युद्ध यहाँ पे समाप्त होता है। अब आगे देखेंगे हम बाबर के द्वारा लड़ा गया चंदेरी का युद्ध। चंदेरी का युद्ध जो था वो जनवरी 1528 ईस्वी में लड़ा गया था। किसके किसके मध्य लड़ा गया था? तो बाबर और मेदिनी राय। मेदिनी राय कौन था? मालवा का शासक था। अब हम देखेंगे इस युद्ध का क्या क्या परिणाम निकले। तो इस युद्ध में मेदिनी राय पराजित हुआ। मेदिनी राय पराजित हुआ और मालवा की रानियों ने आत्मदाह कर लिया। मेदिनी राय कहाँ का शासक था? मालवा का। तो मालवा की रानियों ने आत्मदाह कर लिया। इस युद्ध में बाबर ने पहली बार जौहर करते हुए देखा। जो रानियां आत्मदाह कर ली थी तो उस प्रक्रिया को जौहर कहा जाता है। पहली बार जौहर देखा। किसने देखा? बाबर ने देखा। और जब रानियों ने जौहर कर लिया तो वहाँ के जो जनता थी, बाबर ने उन सबके सिरों को काट कर एक मीनार खड़ा कर दिया। तो आता है कि सरों की मीनारें बाबर ने किस युद्ध में बनवाई थी? तो चंदेरी के युद्ध में सिरों की मीनारें बनवाई। सिरों की मीनारें, इसका मतलब है कि जैसे जो जनता थी वहाँ मालवा की, एक सिर काट करके इसे रख दिया, फिर दूसरा सिर काट करके इसे रख दिया, फिर तीसरा सिर से काट कर रख दिया, इसी से करके वह मीनारें बनवाई। तो एक सिर, दो सिर, तीन सिर, इसी सिर के ऊपर सिर रखा करके मीनारें बनवाई ताकि जनता में इसका खौफ बना रहे। तो ये तो हो गए चंदेरी के युद्ध के परिणाम। इसी दौरान 1527 ईस्वी में, कब? 1527-28 ईस्वी में बाबरी मस्जिद का निर्माण भी बाबर के सेनापति थे मीर बाकी द्वारा। बाबर के सेनापति मीर बाकी द्वारा बाबरी मस्जिद का निर्माण करवाया गया। कहाँ करवाया गया? अयोध्या में, जहाँ पर आज
रामलला का मंदिर है। तो रामलला का मंदिर को तोड़ करके बाबरी मस्जिद का निर्माण मीर बाकी ने करवाया था, ऐसा इतिहास में कहा गया है। अब आगे देखेंगे, पानीपत का युद्ध हो गया, खानवा का युद्ध हो गया, चंदेरी का युद्ध हो गया। अब आगे युद्ध है घाघरा का युद्ध। तो घाघरा का जो युद्ध है वो मई 1529 ईस्वी में लड़ा गया था। कब लड़ा गया था? मई 1529 ईस्वी में। किसके किसके मध्य लड़ा गया था? बाबर और अफगान सेना के मध्य। बाबर और अफगान सेना के मध्य। इस युद्ध की क्या विशेषताएं हैं? यह युद्ध मतलब घाघरा का युद्ध, यह युद्ध जल और थल, मतलब जल में भी और थल दोनों पर लड़ा गया था। जल थल दोनों पर लड़ा गया था। पहला युद्ध था जो जल और थल दोनों पर लड़ा गया था। कौन सा युद्ध था? घाघरा का युद्ध। कब हुआ था? मई 1529 ईस्वी में। इस युद्ध में बाबर की विजय हुई। बाबर की विजय हुई। बाबर की विजय हुई, किंतु बाबर बुरी तरह घायल हो गया था। घायल हो गया और बुरी तरह घायल हो गया, लेकिन यह जो है युद्ध जीत चुका था। तो घायल हो गया, तो जिसके चलते बाबर की मृत्यु 26 दिसंबर 1530 ईस्वी में हो गई, क्योंकि यह युद्ध में घायल हो गया था। घायल होने के कारण ही यह जो है 26 दिसंबर 1530 ईस्वी में इसकी मृत्यु हो गई। और मृत्यु कहाँ पे हुई थी? आगरा में। मृत्यु आगरा में हुई थी। मृत्यु के बाद सबसे पहले इसको आगरा में ही दफनाया गया। आगरा के आराम बाग में, आराम बाग में दफनाया गया। बाद में जब इसके पुत्र हुमायूं और हुमायूं के पिता अकबर शासन में आते हैं, तो अकबर द्वारा इसके शव को आगरा से ले जाकर काबुल में दफनाया गया। और यहीं पर बाबर का मकबरा है। बाबर का मकबरा कहाँ पर है? तो काबुल में है, आगरा में नहीं है, क्योंकि आगरा में पहले दफनाया गया था, बाद में अकबर ने इसके शव को आगरा से ले जाकर काबुल में दफना दिया। वहीं पर बाबर का मकबरा है। तो बाबर की मृत्यु हो चुकी है। इससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण और जानकारियां हैं जो हम आगे देखेंगे। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य, बाबर की आत्मकथा। बाबर की आत्मकथा। बाबर की आत्मकथा थी तुजुक ए बाबरी। इसको लिखा था खुद बाबर ने। बाबर ने लिखा, और बाबर ने इसे तुर्की भाषा में लिखा था। तुर्की भाषा, कहीं कहीं इसको चगतई तुर्की भाषा भी कहा जाता है। कहीं कहीं चगतई तुर्की भाषा भी लिखा रहता है। और फारसी में अनुवाद कराया था अब्दुल रहीम ने इसे फारसी में अनुवाद किया था। बाबर की आत्मकथा को तुजुक ए बाबरी नाम से जाना जाता है, जिसे बाबर ने लिखा था। और बाबर ने इसे तुर्की भाषा में लिखा था, तुर्की भाषा में भी चगताई तुर्की भाषा में, और उसको फारसी भाषा में अनुवाद किया था अब्दुल रहीम ने। अब देखेंगे गज ए बाबरी। गज ए बाबरी क्या था? तो गज ए बाबरी जो थी, ये बाबर ने सड़कों की माप के लिए गज ए बाबरी का शुभारंभ किया था। यह सड़क के माप की विधि थी।
गज बाबरी क्या है? सड़क के माप की विधि। और अगला है नूर अफगान, जिसे हम आराम बाग कहा जाता है, जहाँ पर बाबर की मृत्यु के बाद इसको वहीं पर दफनाया गया था। बाबर की मृत्यु के बाद इसे वहीं पर दफनाया गया था। लेकिन इस आराम बाग में दफनाया गया था, तो आराम बाग का निर्माण भी बाबर ने करवाया था। और इस आराम बाग की विशेषता थी कि यह ज्यामितीय विधि द्वारा बनवाया गया था। ज्यामितीय विधि में निर्मित था, तो इसको नूर अफगान नाम से जाना जाता था। तो नूर आता है कि नूर ए अफगान बाग। नूर अफगानिया एक बाग, बाग मतलब होता है कि एक बगीचा जहाँ पे पेड़ पौधे या फूल लगे रहते हैं। तो नूर अफगान बाग का निर्माण किया था। तो ये हो गई नूर अफगान बाग। अब जब बाबर भारत पर शासन कर रहा था, तो उस समय दक्षिण भारत में भी शासन चल रहा था। तो उस समय दक्षिण भारत में किसका शासन था? तो बाबर ने इसका जिक्र तुजू के बाबरी में किया था। तो जब बाबर जो था उत्तर भारत में शासन कर रहा था, तो उस समय दक्षिण भारत में बाबर के समकालीन शासक थे कृष्णदेव राय। तो ये भी क्वेश्चन आता है कि बाबर के समकालीन शासक कौन थे जो दक्षिण भारत में जिनका शासन था? तो वो थे कृष्णदेव राय। तो आइए कुछ अन्य जानकारी ले लेते हैं। तो बाबर की मृत्यु हो चुकी थी, तो मृत्यु के पहले ही बाबर ने अपने चार पुत्रों में साम्राज्य बांट दिया था। चार पुत्र कौन कौन थे? एक हुमायूं था, एक कामरान, एक अस्करी, एक हिंदाल। इसके यही चार पुत्र थे। तो हुमायूं को बाबर ने आगरा और दिल्ली का साम्राज्य दिया। कामरान को काबुल और कांधार की गद्दी सौंपी। अस्कनी को संभल की गद्दी सौंपी और हिंदाल को अलवर का उत्तराधिकारी बनाया। तो ये था आज का हमारा टॉपिक बाबर। एक ही वीडियो में हमने बाबर के से संबंधित सभी जानकारियाँ दे दी है। तो इसी के साथ हम वीडियो को समाप्त करते हैं। आप बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये PDF चाहिए तो आप जो हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, आप टेलीग्राम से जुड़िए और PDF को प्राप्त करिए। थैंक यू।